मेरे भारत के जितने भी ओबीसी, एससी, एसटी और मूलवासी कम्युनिटी को नेपाल के मिशन अम्बेडकर नेपाल और नेपाल बौद्ध अम्बेडकर महासभा के तरफ से और इसी मंच के तरफ से मैं हार्दिक नमन और साधुवाद कहना चाहता हूं। सबसे पहले तो मुझे यह अवसर देने के लिए आज बिलास करात साहब कुछ महीने पहले नेपाल गए थे और हमसे मिले थे, उनका संपर्क हमसे हुआ था। तो मैं इससे ये दो कार्यक्रम है मेरा। एक कार्यक्रम बिलास करात साहब ने बहुत गया में रखा था और आज मैं इस मंच पर इसलिए हूं कि बाबा साहब का संविधान ना होता तो मैं यहां नहीं आ पाता। बाबा साहब का बच्चा नेपाल में भी एक बच्चा है, नेपाल में भी बाबा साहब का कारवा को आगे बढ़ा रहा है। इस कारवा को जैसा कि नेपाल भारत के आरएसएस लोग पूरा वर्ल्ड में जहां जहां हिंदुज्म और आरएसएस को हर एक रूप से हेल्प करते, उस तरह से अभी हमारे को हेल्प करने के लिए डॉक्टर बिलास करात साहब खड़े हो गए हमारे पीछे और हमारे मिशन जल्दी ही नेपाल में सक्सेस होगी। और नेपाल में शिवसेना जाती है, आरएसएस जाता है, कम्युनिज्म जाता है और बाबा साहब आम्बेडकर का और मूलवासी बहुजनों का कोई लिटरेचर, कोई दार्शनिक लेने वाला अब तक कोई भी आदमी नहीं था। तो हमने जानबूझकर ये जातीय विभेद और अत्याचार के खिलाफ के एक ही जरिया देखा, वो है अम्बेडकरवाद। अम्बेडकरवाद नेपाल में आज हम कंटिन्यू जन जन व्यक्ति पर पहुंचा रहे हैं और वहां के सिचुएशन इस तरह से है। यहां पहले की मटकी बांधते थे और चलने के लिए उनको जब थूकना पड़ता था तो मटकी में थूकते थे और पीछे से झाड़ू बांधते थे। इसी तरह का हालत आज भी नेपाल में है। मैं ये जानकारी देना चाहता हूं आपको, नेपाल में अभी भी लोकतंत्र गणतंत्र के नाम पर वहां पूर्ण रूप से 80% मनुस्मृति लागू है। तो कल इसी मनुस्मृति के बारे में और राष्ट्रीय अध्यक्ष से वामन मेश्राम साहब से मैंने बात रखी थी, तो इसके बारे में मैंने लाइव किया था। नेपाल गवर्नमेंट ने मेरा फेसबुक ही बंद कर दिया कल से, क्योंकि फेसबुक लाइव से उनको पता चलता है कि समाज सोशल मूवमेंट से कितना जाग रहा है। तो और कल पत्रकार के रूप से भी बहुत पत्रकार लोगों ने भी बहुत बड़ी बात कह दी थी। मुझे तो इतनी खुशी हो रही है कि आज कम से कम यहाँ के अपने मूल निवासी लोगों को आवाज उठाने के लिए इतने यूट्यूबर है। नेपाल में तो वो भी नहीं है, नेपाल में तो केवल ब्राह्मण बात का पत्रकार है और राजनीतिक दलों का पत्रकार है। वो कभी भी वहां नेपाल में के संविधान में दलित का संशोधन किया है। यहाँ दलित बोला तो उसको गाली बोलते हैं। नेपाल में दलित शब्द का एकदम तेजी से, रफ्तार से उसका संविधान से ही पालन पोषण, उसको संरक्षण दिया है। तो नेपाल के जो एससी समाज है, एससी कम्युनिटी है, उसको अभी कुछ दिन पहले मैं रास्ते में आ रहा था नेपाल से, तो वहां के मुझे मेरे एससी कम्युनिटी ने बताया कि हमारे यहाँ आदमी गुजर गया है, उसको रास्ते से लेने नहीं दे रहे। तो रास्ते में आते आते मैंने वहां का हमारा सीडीओ और डीएसपी को फोन किया। मैंने बोला आप इसको अच्छी तरह से देखिए, नहीं तो जातीय द्वंद्व चाहते हैं तो वो भी हम करने के लिए तैयार है। आप कमजोर मत समझिए, क्योंकि अभी हम नेपाल में नहीं रहे अकेले, हम वर्ल्ड में हैं। हमारे भाई, हमारे सह करने वाले लोग वर्ल्ड से बोलेंगे तुम्हारा मनुवादी राज्य सत्ता और तुम्हारा ये मनुवादी संविधान को जल्दी ही हम चेंज करेंगे, जल्दी ही संशोधन करेंगे। इसके लिए अगर पुलिस प्रशासन और संवैधानिक रूप से आप एक्शन नहीं लेंगे तो हम लेंगे करके कहा। तो उसके आधा घंटे के अंदर उन्होंने एक्शन लिया। तो इसी तरह कुछ समय पहले एक हमारे देश में रुकुम जिला है, जो वहां माओवादी का लड़ाई वहीं से शुरू हुआ था।
जो अभी के सरकार में पुष्पकमल दाहाल प्रधानमंत्री प्रचंडा है, तो उन्होंने उनके जिले में एक नवराज विश्वकर्मा लगा के 6 जन एक ठाकुर लड़की से प्यार करते थे। तो उनने शादी के, जब कोविड चल रहा था, अभी से मुझे लग रहा है 3 साल हुआ है, 3 साल में कोविड का रफ्तार एकदम तेजी से था। तो उसी समय में नवराज बीका लगाकर 6 जन की विवश हत्या कर उनको बांधकर नदी में फेंका गया। इस मुद्दे को हमने तेजी से उठाया। अभी 3 साल के बाद रुकुम जिला अदालत ने 23 जन को जन्म कैद, 2 जन को 2 साल की जातीय विभेद के अनुसार 2 साल की सजा सुनाई है। तो इसी माध्यम से वहां के राज्य सत्ता में जो कम्युनिस्ट के आंदोलन करते हुए वहां के एक प्रतिनिधि है जनार्दन शर्मा, जो नेपाल के गृह मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा ये मारा नहीं गया है, ये खुद के मर के नदी में गिर गया है। तो इसी तरह से, और यहां तो मुझे शायद बाबा साहब के संविधान से सब लोग को शिक्षा, नौकरी और हर एक चीज मिल गई है। तो नेपाल में तो अभी जब शिक्षा पढ़ने के लिए विद्यार्थी लोग शहर में चले जाते हैं, उनको रूम तक नहीं मिलता है, रूम की बंदेज है, रूम नहीं दिया जाता है उनको। जब जात पता चलता है, जात छुपा कर वो लोग रूम लेते हैं, जब जात का पता चलता है तो उनको रूम से निकाला जाता है। तो सरकार, वहां की संविधान, वहां के वुमेन राइट एकदम चुपचाप लगकर शांत हो जाते। और ये आंदोलन अभी इंटरनेशनल रूप से अब तक बोलने वाला, उठाने वाला कोई भी नहीं था। ये माहौल, मुझे ये सौभाग्य की बात है, मुझे डॉक्टर विलास खरात साहब ने दिया है। और नेपाल में, मैं नेपाल भारत के बारे में आपको, भारत का जो संविधान है उसी संविधान से, बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है, आज भारत और नेपाल का संबंध वो भाईचारा का संबंध है। नेपाल में भी अभी लोकतंत्र गणतंत्र आया हुआ ज्यादा नहीं हुआ है, 15-20 साल हो रहा है। तो अभी वहां नहीं, लोकतंत्र गणतंत्र गलत है, लोकतंत्र के गणतंत्र के खिलाफ वहां लोग लगे हैं। अभी यहाँ राजा चाहिए हमको, राजा ही देश बचाएगा, राजा ही सब कुछ करेगा बोल के यहाँ के जो आरएसएस फंडिंग करके नेपाल के आम नागरिक को संविधान के ऊपर, लोकतंत्र के ऊपर, गणतंत्र के ऊपर, धर्मनिरपेक्षता के ऊपर धावा बोल रहा है। इसके ऊपर यहाँ के बड़े बड़े राइटर्स, यहाँ के बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े लीडर, विलास खरात साहब, मोहम्मद मेश्राम साहब और बहुत सारे अपने बहुजन कम्युनिटी के नायक को बोलना होगा। और इस विषय पे भी आप लोग, भारत में भी है, भारत में भी लोकतंत्र, गणतंत्र, और भारत में बाबा साहब के, हमारे संविधान खतरे में है। इसके लिए हम लोगों को, आप लोगों को जो कुर्बानी देना होगा वो कुर्बानी के लिए भी तैयार होनी चाहिए। और मैं नेपाल में मुस्लिम भी हिंदू है, क्रिश्चियन भी हिंदू है और बुद्धिस्ट भी हिंदू है। वहां मुस्लिम में भी कोई फर्क नहीं, हिंदू क्रिश्चियन में भी कोई फर्क नहीं, बुद्धिस्ट में भी कोई फर्क नहीं, सबको एक ही जरिया से सब वही हिंदुज्म को मानते हैं। मुस्लिम भी वही टीका लगाता है, होली खेलता है, और क्रिश्चियन भी वही होली खेलता है, वो दशहरा मनाता है, बलि देता है। इस तरह की नेपाल में व्यवस्था है। बुद्धिज्म भी सेम यही करता है। और नेपाल के बुद्धिज्म जातीय विभेद में सबसे ज्यादा आगे है। नेपाल के जो बुद्धिज्म के नाम पे जो बुद्धिज्म का संस्था चलाते हैं, जो बुद्धिज्म की बात करते हैं, तो वो लोग एससी एसटी को वो लोग नजीक लाने के लिए तैयार नहीं है। उनको उल्टा ही जातीय विभेद, छुआछूत, शोषण करते हैं। और नेपाल में हमारे आबादी अभी संवैधानिक रूप से 70 लाख है। तो ऐसा गणना करेंगे तो 1 करोड़ के ऊपर है। नेपाल का आबादी 3 करोड़ में से 1 करोड़ हम लोग है, एससी लोग, और ओबीसी मिलाकर 2 करोड़। एससी एसटी ओबीसी अगर मिल जाएगा तो 2 करोड़ हो जाएंगे। 1 करोड़ भी नहीं है ब्राह्मण लोग। वो लोग को वहां से, जैसा कि विदेश से जैसा आया वैसे विदेशी भगाने के लिए हम लोग कंटिन्यू से लगे हैं। और नेपाल के
अदालत, जो न्यायपालिका, नेपाल का अदालत और भारत के अदालत में बहुत फर्क है। नेपाल का अदालत में भी राजनीति नियुक्ति होता है न्यायाधीश, और भारत में भी यही है हालत, तो भी भारत में बहुत फर्क है। तो अभी भी नेपाल में हमारे देश लोकतंत्र गणतंत्र के नाम पे वर्ल्ड में जाना जाता है, लेकिन वहां लोकतंत्र गणतंत्र के नाम पे ढोंग है। और वहां राजनीतिक न्यायाधीश है जो, वो SC ST OBC को अधिकार नहीं देते हैं। उनको 2 साल की नियुक्ति किया जाता है, उनको पैसा कमाने के लिए घाई रहती है, क्योंकि उनको अपने समाज को किस तरह बचाए, अपने समाज को किस तरह बचा के रखे, ये जातीय विभेद को, ये धार्मिक विभेद को, राजनीतिक विभेद को और कानून विभेद को मजबूत किस तरह से बनाए रखे, अपने ही कम्युनिटी, अकेली कम्युनिटी नेपाल के हर एक राज्य सत्ता में रहे। और नेपाल के जो आरक्षण से कुछ सांसद है, पहले से आरक्षण अभी घट गया है नेपाल में, जो समानुपातिक प्रणाली बोलते हैं नेपाल में, जो समानुपातिक प्रणाली पहले प्रदेश में 6 जन 7 जन सांसद समानुपातिक से जाते थे, वो अभी 3 जन में आ गए। तो उनको अधिकार नहीं है नेपाल में पार्लियामेंट में अपना बात रखे और अपने समुदाय के लिए उनको एक सिस्टम अलग से बनाए और अपने समुदाय के मुद्दे में लड़े और मुद्दा राजनीतिक रूप से हल करे, वो उनको अधिकार नहीं। वो केवल वो राजनीतिक गुलामी के तौर पर वो वहां दलाली के रूप से चुना जाता है। और नेपाल में जो कम्युनिज्म और ये कांग्रेस के जो लोग हैं, कांग्रेस नहीं चाहिए कम्युनिस्ट चाहिए, कम्युनिस्ट नहीं चाहिए कांग्रेस चाहिए, इस तरह का जो नेपाल में हर एक दिन जातीय विभेद के नाम पर, धार्मिक विभेद के नाम पर यहाँ के जितने भी, इससे पहले लुम्बिनी में एक बहुत बड़ा, यहाँ से कोई एक बाबा गया था बनारस से, मुरली क्या सब कौन सा था, मुरली क्या, लुम्बिनी में, तो नेपाल में लुम्बिनी के पैलेस में वो हनुमान का मूर्ति लगाना चाहते थे। वहां हमने संघर्ष किया, वो वहां का राम कथा लगाने की भी सोच रहे थे, लेकिन उनको लगा नहीं पाए, उनको तिवारी ब्राह्मण थे। तो इसके लिए ये नहीं सोचना चाहिए कि नेपाल के संविधान में आज जितने, भारत के संविधान में नेपाल के लोग जितने भी भारत में सुरक्षित है, भारत में आजाद है नेपाल के SC ST, उतने नेपाल में नहीं है। नेपाल में अभी भी वो जेल के जिंदगी जीते हैं। अभी भी एक स्वास्थ्य कर्मी थे हमारे, एक बहुत दुर्गम जिला, माउंटेन से जुड़ा है, चाइना से जुड़ा है, मुंगू जिला, उसमें उनका तुलसा कुमारी विश्वकर्मा, उनको वहां के गैर ब्राह्मण और ठाकुर लोग, ब्राह्मण ठाकुर लोग ने उनको बलात्कार करने की समेत प्रयास की और उनको जातीय रूप से वहां से सब जन मिलकर गांव से निकालने का काम समेत किए थे। लेकिन अभी देश में आंदोलन उठ गया, तो उसी हिसाब से वो केस को थोड़ा मतलब राज्य सत्ता ने देख लिया है। तो और जो है इस तरह से अभी मैं जल्दी ही विश्व में सब जगह बाबा साहब की हर एक तस्वीरें, हर एक चीज लगती है। तो नेपाल में मैं भी बाबा साहब का कारवा और मूलवासी का कारवा को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर एक सिपाही बनकर जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं लगे रहूंगा। और जल्दी ही मैं नेपाल में बाबा साहब की 25 फीट की प्रतिमा की लगाने की भी प्रतिबद्धता जाहिर करता हूं। यही नागपुर दीक्षा भूमि से, यही भारतीय मुक्ति मोर्चा के माध्यम से मैं सभी लोगों को जानकारी करता हूं। और बहुत लोगों को नेपाल में पहली बार ऐसा होगा जहां नेपाल में हिंदू राष्ट्र कहते थे और वहां बाबा साहब की तस्वीर लग जाएगी तो पूरा नेपाल के में कोहरा मच जाएगा। इतना कहते हुए मैं विश्राम लेता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय नेपाल, जय मूलवासी। धन्यवाद सर जी।